जाति और धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्यवाही। गैंगरेप में वृद्धि का कारण सामाजिक और चारित्रिक पतन। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सी मेडिकल सर्जिकल सेंटर। नमस्कार, जय देश न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना और आज के हमारे शो के मेहमान हैं चिकित्सा और शिक्षा की जानी मानी हस्ती डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। आज हम उनके पास आ चुके हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने जो इतनी तरक्की की है चिकित्सा में और शिक्षा के क्षेत्र में और काफ़ी जानी मानी हस्ती बने हैं, तो उसका मेन वजह क्या है। और हमारे चैनल में उनका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए कि जिस तरीके से आपने इतने कम समय में इतना ज़्यादा नाम अपना कर लिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, बोकारो से नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं बनारस में आया तो शायद यहाँ कोई जानता नहीं था कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह नाम के भी कोई डॉक्टर है। लेकिन यहाँ बहुत सारी संस्थाओं से, और चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, खेलकूद से जुड़ी हुई हैं, संस्थाओं से जुड़ने के बाद और उसमें मीडिया का भी प्रमुख रोल रहा है। इस सामाजिक कार्यों के माध्यम से हमने अपनी पहचान जो है बनाई। और यहाँ सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर मल्दहिया में जो है एक नर्सिंग होम की स्थापना की, जहाँ पर हमने इमरजेंसी सेवा शुरू की मरीजों की, क्योंकि इमरजेंसी ज़्यादातर ट्रीटमेंट लोग मानते थे कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही हो सकता है। और यहाँ पर उस समय शिव प्रसाद गुप्त और बीएचयू की हालत ख़राब थी, कभी हड़ताल की वजह से, कभी किसी वजह से। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी 90 के दशक में बहुत ही ख़राब थी। शायद ही कोई दिन रहे जिस दिन कोई पोस्टमार्टम ना होता हो पूर्वांचल का यहाँ पर बीएचयू में। तो ऐसे समय में हमें लगा कि यहाँ इमरजेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि सड़क पर चोट लगी या किसी को मारपीट हो गई या गोली लग गई तो घंटों जो है उसको मेडिको लीगल में लोग समय गंवा देते हैं कि जब तक कि एफआईआर मेडिकल नहीं होगा तो एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा तो मेडिकल नहीं होगा। इसी चक्कर में जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने में जो है रिकॉर्ड करने में ही कई घंटे लगा देते हैं। जबकि इस तरह की इमरजेंसीज में शुरू के जो है 5 मिनट से लेके और 1 घंटे तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आदमी शॉक में आया हुआ है, उसको चोट लगी है, पेन की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, फ्लूइड लॉस हुआ है, उस समय यदि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसीलिए कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। इसको बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपने इतने बड़े कॉलेज ओपन किए हुए हैं, जीवनदीप कॉलेज। जीवनदीप कॉलेज में किस तरह की शिक्षा होती है, कैसे आप बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं? देखिए, यही बात, चूँकि यहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता था तो हमने सिंह मेडिकल खोला। उसी तरह से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में शिक्षण संस्थान या साउथ में शिक्षण संस्थान थे, जहाँ पूरे कैंपस के साथ ज़्यादातर किराए के मकानों में लोग करते रहे और धीरे धीरे वो स्कूल बड़े स्कूल में जो है तब्दील हो गया। जैसे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीबीएसई आईआईएससी नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए था, वो पहले नहीं था। हमने जब शुरू किया उसी समय जो है रोनिया में भी शुरू हुआ, उसी समय डीपीएस ने भी स्टार्ट किया कुछ दिनों के बाद। तब जाके एक कैंपस ऐसा बना कि जहाँ पर शिक्षा के साथ ही साथ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादातर यहाँ पूर्वांचल में पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं तो बीए कर रहे हैं, तो बीएससी कर रहे हैं, तो बीकॉम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही और सड़क पर घूमते हैं, एमए करके और बीए एमए करके पीएचडी करके सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं रोज़गार मिल नहीं रहा। तो हमें ये दिमाग में था कि शिक्षा देना है तो रोज़गार पर एक शिक्षा देना है, जिससे कि कोई भी बच्चा यदि पढ़ के निकले। हमारे यहाँ तो स्कूल भी है, मतलब नर्सरी से लेकर पीजी तक हमने व्यवस्था किया है। तो स्कूलिंग करके आप चले जाओ प्रोफेशनल कोर्स में और उसको करके निकलोगे तो कहीं ना कहीं तुमको जॉब मिलना ही है। तो इसलिए हमने ज़्यादातर ऐसे ही कोर्सेज लिए हैं अपने यहाँ, जिससे कि बच्चे पढ़ के यदि निकलते हैं तो उनको जो है अपने आप नौकरी मिल जाती है, वो सड़क पर कहीं दिखाई नहीं देते। डॉक्टर साहब, सरकार की नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो कितनी लाभान्वित कर रही है स्टूडेंट को? देखिए, नई शिक्षा नीति अभी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। अभी तो बहुत सारे आप अध्यापकों से पूछेंगे तो उनको नहीं पता कि शिक्षा नीति शॉर्ट तरीके से आप ही समझा दीजिए हमारे दर्शकों। लेकिन मैं बताऊं कि इसमें कई बदलाव आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे लोग विदेशों में जाते थे तो मैथ का स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, वो ऐसा यहाँ नहीं था। यहाँ साइंस का स्टूडेंट है तो उसको साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट ही
पढ़ सकते हैं। लेकिन नई सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में ये कर दिया है कि अब सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और कोई भी सब्जेक्ट आप जो है वो ले सकते हो कि जितने जैसे होता था कि 10th के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अब जो है चेंज किया जा सकता है। दूसरे क्या है कि भाषा को लेके भी काफ़ी आंदोलन हुए यहाँ। अब नई शिक्षा नीति में ये हो गया कि लोकल लैंग्वेज को भी उन्होंने महत्व दिया है कि एक लोकल लैंग्वेज, दूसरा जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी और तीसरा कोई आप फॉरेन का लैंग्वेज कोई भी चूज कर लो। तो 3 भाषा जब जानोगे तो पूरे आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि अपनी मातृभाषा भी आप पढ़ो। आपका चॉइस जो है हिंदी भी है राष्ट्रीय भाषा, पूरे राष्ट्र में जो है वो चल रहा है तो कहीं भी आप जाओगे दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अपना कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आप चाहते हो तो चूज कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हो। वर्षों में ये बहुत ही लाभ देगा बच्चों को। डॉक्टर साहब, अभी सरकार की जो आयुष्मान भारत का जो योजना है, क्या लगता है वो गरीब तबके के लोगों को पहुंच पा रहा है उसका लाभ? गरीब तबके के लोगों को ही वो लाभ पहुंच पा रहा है क्योंकि वो उन्हीं के लिए है, बीपीएल से जो नीचे हैं। अभी सरकार ने शुरू किया कि 70 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी लागू बहुत तेज़ी से सरकार कर रही है। ये बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि हर आदमी की बस में नहीं था कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके जो है इलाज करा सके। लेकिन अब आयुष्मान से प्राइवेट सेक्टर को जो है गवर्नमेंट ने जोड़ दिया है या प्राइवेट सेक्टर खुद ही अपने आप जो है जुड़ गया है उससे, और पूरा लाभ जो है आयुष्मान का गरीबों को मिल रहा है। अच्छा, अभी हाल में ही हम थोड़ा टॉपिक से हटके बात करेंगे क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण भी रह चुके हैं। तो राजनीति से रिलेटेड अगर हम आपसे बात करें तो आजकल देखिए बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे हाल ही में अयोध्या में सपा नेता के द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया, वहीं कन्नौज में अभी हाल में ही बलात्कार का मामला सामने आया, बंगाल में आया। इस तरह के जो लगातार केसेस आ रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की संवेदना जाहिर करेंगे और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका मैं मानता हूं कि सामाजिक कारण है। और लोगों में पहले संस्कार डाले जाते थे, परिवार जो है जुड़े हुए थे, बच्चों के ऊपर निगाह गार्जियंस की रहती थी, कोई गलत काम ना करें, अच्छे संस्कार वो डालते थे। आज गार्जियन न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से किसी के पास समय नहीं है कि बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर आदमी बिजी है, बीवी भी काम कर रही है, आदमी भी काम कर रहा है, बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, मोबाइल पर क्या खेल रहे हैं, सब कुछ एक उंगली पर जो है सारी चीज़ें अच्छी और ख़राब दोनों हैं तो उनके निगाह में। तो ये सब देखने के बाद लोगों के दिमाग पर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें लगता है उस बुरे प्रभाव के कारण जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हमारा ये है कि सामाजिक स्तर पर यदि इससे काम किया जाए कि कानून तो सख्त से सख्त कानून बना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए घटनाएं हो रही हैं। तो जो मुखिया हैं, नेता हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नहीं, नेता भी आदमी ही हैं। नेता कोई ऐसा नहीं कि नेता कोई अलग ब्रीड होता है, नेता भी आदमी हैं। तो जो गिरावट आई है संस्कार की वो सभी में आई है और सब उत्तरदायी हैं, नेताओं में ही नहीं, आम आदमी में भी जो है ये गलतियां जो है लोग कर रहे हैं। और अच्छा कानून बनने के बाद भी, सख्त कानून बनने के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो हमें लगता है कि इसमें जो सामाजिक संगठन हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ गार्जियन जो हम अभिभावक हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें तो आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा। सिर्फ कानून से इसे नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश में काफ़ी उथल पुथल का माहौल चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से आए दिन कुछ भ्रमित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह ये हो रहा है। छोटे से मुद्दे को लेकर जो है इस तरह लोग भिड़ जाते हैं। एक आदमी पत्थर कोई फेंक दिया, एक होली का त्यौहार मना रहे हैं, किसी मुसलमान के ऊपर कोई रंग फेंक दिया, उसमें वो गार्जियन जो हम अभिभावक हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें तो आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा। सिर्फ कानून से इसे नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश में काफ़ी उथल पुथल का माहौल चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से आए दिन कुछ भ्रमित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह ये हो रहा है। छोटे से मुद्दे को लेकर जो है इस तरह लोग भिड़ जाते हैं। एक आदमी पत्थर कोई फेंक दिया, एक होली का त्यौहार मना रहे हैं, किसी मुसलमान के ऊपर कोई रंग फेंक दिया, उसमें वो
ये दूसरा रंग दे के जो है लोग जो है वो जातिगत विद्वेष और धार्मिक भावना जो है फैला करके जो है उदंडता कर देते हैं। किसी के जलूस जा रहा है तो कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और सही में सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है उनको जो उनके रहनुमा बन के ये कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे सिखों के हों, जो उनके रहनुमा बन के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको देख नहीं रही हैं और उनको मदद कर रही हैं। एक तरह से ऐसे लोगों की जो है एक तरह से मदद कर रही हैं क्योंकि वो दबंग हैं, उनकी वजह से उनको वोट ज़्यादा मिल सकता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि इससे जो है हमारा वोट बैंक जो है बिगड़ जाएगा। तो इसका लाभ उठाकर जो है हर धर्म के लोगों, हर धर्म में अब ये धीरे धीरे घुसता जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए खालिस्तानी फोर्स हो या जो है मुस्लिम में भी आप देख ही रहे हैं हमास और क्या क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तोयबा और कौन कौन जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सोमालिया में जो हो रहा है वो देख ही रही हैं आप। तो इस तरह जो पैदा किया जा रहा है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के जो अच्छे नेता हैं, जो मानवीयता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है इसमें आगे आकर जो है एक्शन लेना होगा ताकि लोगों में जाति या धर्म के नाम पर जो है कोई विद्वेष न फैला सके और इस तरह से दंगे न करा सके। दंगा जो है होने में आम आदमी का नुकसान ज़्यादा होता है और कुछ ही लोग दंगे के लिए दोषी होते हैं। उनके खिलाफ यदि पहले से ही एक्शन लिया जाए तो हमें लगता है कि इसको रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे सी मेडिकल सर्जिकल सेंटर के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी और उन्होंने अपने बातों को बेबाक अंदाज में हमारे साथ साझा किया। आई होप सो कि हमारे दर्शकों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद।